वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर शुरू होने वाला है, देखिए मिनरल्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, माउंटेन्स सब हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन से रिलेटेड जो तथ्य पूछे जा सकते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट आपको पता है भाई, जो किसी भी देश की जो विकास है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट। आज चाइना, यूएसए है ना, ये सब इतना ज़्यादा डेवलप क्यों? अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से। इंडिया भी अब देख रहे हो लगातार अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कनेक्ट बढ़िया करता जा रहा है। चेनाब पे भी आर्क ब्रिज बना रहा है, हाईवेज पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, रेल नेटवर्क पे भी वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये कनेक्टिविटी जोड़ने का बहुत अच्छा साधन होता है ना। तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अलग चीज़ हो गई। तो परिवहन के जो साधन है जैसे स्थल, जल, वायु, है ना, लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट आज भी हमारा, आप देखोगे भारत के बहुत ही गिना चुना 1 से 2% लोग होंगे जो एयर ट्रैवल करते होंगे ना। बहुत आज भी आपको परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठे होंगे, है ना। तो इस पे थोड़ा काम और करने वाला है, इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाने वाला है अभी, है ना। मतलब इंक्लूसिव करने वाला है ताकि सबको एक्सेस मिले इसका। स्थल में जैसे सड़क है, रेलवे है, पाइपलाइन आ जाती हैं, जो गैसेस की पाइपलाइन आती हैं। जल में अंतःस्थलीय यानी इनलैंड और सागरीय यानी ओशन वाला सिस्टम है। एयर में नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, ठीक है। तो सड़क परिवहन की अगर हम लोग बात करें तो नागपुर योजना 1943 ने भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित करा था। तो नागपुर प्लान जो 1943 में आया था, इसने 4 कैटेगरी में इंडिया की रोड सिस्टम को बांटा था। कौन कौन सी थी 4 कैटेगरी? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे यानी प्रांतीय राजमार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, है ना। यानी नेशनल बनाया, स्टेट बनाया, डिस्ट्रिक्ट बनाया, विलेजेस बना दिया कि भैया सब तरफ सड़क ही सड़क मिले ताकि कनेक्टिविटी बने। इसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, ये काफ़ी फेमस है, स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर, इससे एग्जाम में सवाल बन सकता है। ये देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो 5,846 किलोमीटर है। कितनी है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेटवर्क आप कह सकते हो 5,846 किलोमीटर, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ना, भारत की जो लंबाई है वो 3214, 2933 पूरी है, यानी ये भारत की लंबाई से 2 गुना है, समझिए 5,846। फिर वही है, अगर हम लोग बात करें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, है ना, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा की, तो उत्तर दक्षिण गलियारे का जो उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, है ना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, इसको 4,046 किलोमीटर लंबे मार्ग तक जोड़ना है। ये तो नॉर्थ साउथ वाला हो गया। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर हम लोग बात कर लें, जो कनेक्ट करता है किसको? सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को, है ना। सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। असम में जो सिलचर है उससे गुजरात को भी कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि 3640 किलोमीटर का है। मुंबई पुणे की बात करें अगर, द्रुतगामी महामार्ग यानी मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे है, भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेसवे यानी 6 लेन एक्सप्रेसवे है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। अगर आपसे पूछ ले कौन सा भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें अगर, तो इसको 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च करा गया था। अंडर दिस स्कीम अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000 विल बी कनेक्टेड बाय सूटेबल रोड इन एवरी सीजन। यानी इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनको प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना इसका लक्ष्य था। और वहीं बात करें जवाहर सुरंग की या जवाहर टनल की, ये जम्मू कश्मीर राज्य को पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजारती है। यानी जवाहर टनल कहाँ से पास होती है? बनिहाल पास से, पीर पंजाल रेंज के, है ना। कहाँ से पास होती है? बनिहाल पास के पीर पंजाल रेंज से इन जम्मू कश्मीर। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आता है इंटरनेशनल हाईवे यानी अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग के समझौते के तहत पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले देश के कुछ राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, जैसे लाहौर अमृतसर दिल्ली, है ना, ढाका कोलकाता और बरही काठमांडू। तो ये इंटरनेशनल हाईवे हैं, बरही काठमांडू और लाहौर अमृतसर और ढाका कोलकाता। और एक्सप्रेस राजमार्ग जो है वो बहुपथीय सुनिर्मित राजमार्ग है जिन पर द्रुत गति से यातायात प्रवाह होता है। यानी एक्सप्रेस हाईवेज आर मल्टी लेन वेल कंस्ट्रक्टेड हाईवेज ऑन विच ट्रैफिक फ्लो एट हाई स्पीड, ठीक है। आप देखते हो भाई एक्सप्रेस वे है तो लगातार आंख बंद करके आप 100-120 पे गाड़ी चलेगी ही चलेगी। अभी भारत के 10 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है। इनमें से
आपको मतलब मिलान करने को आ सकता है, सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है ऐसे लगाने को। तो NH7 था पहले, जो अब बन गया है NH44, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 3745 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो कश्मीर से, मैं कन्याकुमारी गाना सुना है ना, तो ये वही है समझ लो, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा 3745 NH44। फिर गुजरात से असम को जोड़ता है NH27 3507 किलोमीटर है। दिल्ली चेन्नई को जोड़ता है NH48, ठीक है। और NH52 ये पंजाब से आपका इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश उसको जोड़ता है। NH30 की बात करें सितारगंज उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक को जोड़ता है। NH6 ये जोरबाट जो है जोराबट मेघालय का, उसके शिलोंग से जोड़ता है। NH53 ये गुजरात से पारदीप पोर्ट तक जोड़ता है। NH16 की बात करें पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से तमिलनाडु में चेन्नई तक जाता है। पनवेल से कन्याकुमारी जाता है NH16। NH19 जाता है दिल्ली से कोलकाता। तो इनमें से जो सबसे बड़ा है उनको और सबसे छोटा है उनको ज़रूर याद कर लो, ठीक है। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं भैया। अंग्रेजों ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी रेलवे भारत को, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग है। एक तो ब्रॉड गॉज यानी बड़ी लाइन वाले, मीटर गॉज मीटर लाइन वाले, और नैरो गॉज, है ना। ब्रॉड गॉज की बात करें, इसमें रेल पटरियों के बीच की जो दूरी है ना वो ज़्यादा होती है, मतलब 1.6 मीटर के आसपास होती है। और इसकी जो लंबाई है 2016 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ थी, ये आपको याद नहीं रखनी। ब्रॉड गॉज आप इतना याद कर सकते हो कि ये थोड़ी चौड़ी होती है। और मीटर लाइन में आप देखेंगे तो 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी है वो कम होगी, 1 मीटर ही तक होती है, तो 1.5 मीटर 1 मीटर। और नैरो गॉज की बात करें तो और कम होती है, 0.76 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। भारत की प्रमुख रेल सुरंगों की बात करें अगर, रेल टनल की बात करें अगर, है ना, हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं दोनों में। तो एक तो पीर पंजाल रेल सुरंग है, पीर पंजाल टनल, जो जम्मू कश्मीर में है। एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल टनल, ठीक है। कारबुद रेल सुरंग अगर पूछ ले कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, 6.5 किलोमीटर की। नाथूबाड़ी रेल सुरंग की बात करें ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और बरदेवादी रेल सुरंग की बात करें ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। टीक रेल सुरंग की बात करें अगर, ये भी महाराष्ट्र में है। और सरवादे रेल सुरंग की बात करें अगर, सरवादे रेल सुरंग ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और वही भारत में रेल मार्गों की जो सबसे अधिक लंबाई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी में ही है। सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग है हाईवे में, अगर मैं आपको बताऊँ ना, हाईवे में यूपी जो है दूसरे पे आता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईवे है, और रेल मार्ग में यूपी नंबर 1 है। और वहीं भारत में रेल कोच फैक्ट्री का जो निर्माण है वो कपूरथला जो है पंजाब में हो रहा है, रेल कोच फैक्ट्री। और व्हील एवं एक्सेल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में हो रही है। तो रेल कोच फैक्ट्री इन इंडिया इज मैन्युफैक्चर्ड इन कपूरथला पंजाब। व्हील एंड एक्सेल प्लांट हैज बीन सेटअप इन बेंगलुरु। और वहीं भारत में विद्युत इंजन का जो निर्माण है वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। और इस संयंत्र की जो स्थापना है चितरंजन सीमा पर 1947 में शुरू हुई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है 1961 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थापित किया गया। यानी डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 एट डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, ठीक है। भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1952 में पेरुम्बूर चेन्नई में हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 एट पेरुम्बूर चेन्नई। और रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें बड़ोदरा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज, कहाँ पे, बड़ोदरा में। भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। थर्ड रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, है ना। तो कपूरथला पंजाब हो गया, बेंगलुरु, और एक ये भी है। भारत के प्रथम CNG ट्रेन की शुरुआत जो है रेवाड़ी रोहतक खंडपथ जनवरी 2015 में हुई थी। इंडिया की पहली CNG ट्रेन कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, 2015 में, रेवाड़ी रोहतक सेक्शन में। अब ये भारत के 18 रेलवे जोन है ना। कई बार इनका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो जैसे दक्षिणी जो जोन है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। मध्य रेलवे जोन का मुंबई में है। पश्चिम यानी वेस्टर्न का भी मुंबई में है। उत्तरी का नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्वी का हेडक्वार्टर कोलकाता है। पूर्वी भी कोलकाता है। और उत्तर पूर्वी सीमांत का मलीगांव है, मलीगांव। और दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है। ऐसे पूर्व मध्य की बात करें इनका हजारीपुर है या हाजीपुर है। उत्तर पश्चिमी का जयपुर है। पूर्व तट की बात करें भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य की बात करें इलाहाबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य की बात करें बिलासपुर है। दक्षिण पश्चिमी की बात करें हुबली है। पश्चिम मध्य की बात करें जबलपुर है। मेट्रो रेलवे जो कोलकाता में है इसका कोलकाता, और दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। ये हेडक्वार्टर कई बार मिलान करने को आए हैं एग्जाम में। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, देखिए हाईवे देखा, रेल देखा, पानी देख लेते हैं। तो भारत में जो जलमार्ग यात्री हैं
तथा माल वाहन है, दोनों के लिए परिवहन एक सबसे अच्छा है वैसे वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर ये भारत में डेवलप कर दिया जाए, बढ़िया नदियाँ तो इतनी हैं, तो कितनी कॉस्ट बचेगी समझिए। जो इतना एक्सीडेंट होता है, इतना जो डीजल फूकता है आपका बसेस के और मतलब ट्रक वगैरह में फ्रेट ले जाने में, सामान ले जाने में, बहुत ये बचेगा, टाइम बचेगा, कनेक्टिविटी जोड़ेगा, इससे हमारी क्या होंगी, रिवर्स भी क्लीन होंगी। पर वही है ना, अब आप यूरोप वगैरह में देखेंगे, यूएसए वगैरह में देखेंगे, जितनी लेक्स हैं, इतना बढ़िया डेवलप उनको कर रखा है वाटर सिस्टम। भारत में अभी भी ये बहुत पीछे है ना। इन इंडिया वाटर आर एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट बोथ पैसेंजर एंड गुड कैरेज। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है। यह ईंधन दक्ष तथा परिस्थिति के अनुकूल भी है भाई, है ना, फ्यूल एफिशिएंट है, अभी बताया आपको। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक अंतःस्थलीय जलमार्ग और महासागरी, यानी रिवर वाला जो इनलैंड वाटरवेज है, जो लेक्स और वो रिवर्स में चलता है, और एक ओशियन वाला। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। इसके पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह, यानी 13 मेजर और 200 माइनर पोर्ट हैं इसके कॉस्ट पे, ठीक है। और फिर उसी पे बने भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह या 13 मेजर पोर्ट्स। कौन कौन से? एक तो कोलकाता पोर्ट हो गया आपका, है ना, पारदीप पोर्ट, ठीक है। और विशाखापट्टनम की बात करें, भारत का सर्वाधिक गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह है यही विशाखापट्टनम। फिर चेन्नई है, तुतीकोरिन पोर्ट है, कोचीन है, न्यू मैंगलोर है, मार्मुगांव है गोवा का, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, एन्नौर पोर्ट है, कांडला पोर्ट है। भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कांडला में स्थापित किया गया है। और एनायम पोर्ट है तमिलनाडु का। अब ये वाटरवे हैं, ये मिलान करने को आ भी चुके हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। राजमार्ग 1 का मतलब है नेशनल वाटरवे 1, यानी इलाहाबाद से हल्दिया को कनेक्ट करता है। इलाहाबाद से हल्दिया को, हल्दिया फरक्का के बीच की डिस्टेंस है ये, फरक्का से पटना और पटना से इलाहाबाद वापस, है ना, 1620 किलोमीटर का है ये, तो आप खाली ये याद रख लो तो भी बहुत है। दूसरा है सदिया डोबरी स्ट्रेच, जो कि 891 किलोमीटर का है, सदिया डोबरी स्ट्रेच, जो कि ब्रह्मपुत्रा इज नेविगेबल बाय स्टीमर्स अप टू डिब्रूगढ़। हिंदी में देख लो, ब्रह्मपुत्रा नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायान योग्य है ना। और फिर कोटापुरम कोलम विस्तार है, ये मात्र 168 किलोमीटर का ही। और काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच है, इसके साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का भी विशेष विस्तार है। माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटी नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है ना। तो ये वाटरवेज हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं कोलकाता पोर्ट इज़ द ओनली रिवराइन पोर्ट इन द कंट्री। कोलकाता बंदरगाह देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। मुंबई की बात करें, पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है और देश का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई इज़ अ नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। मुंबई बंदरगाह पर 3 नौका घाट हैं। कौन कौन से? एक तो प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट, यानी देयर आर 3 फेरी घाट्स इन मुंबई, प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष में गुजरात में अवस्थित है। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात एट हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। मार्मुगांव पतन, ये जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा में है। मार्मुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में है, इन द माउथ ऑफ जुआरी रिवर। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा जो पोर्ट है यही है और प्राकृतिक है, यानी नेचुरल हार्बर है। फिर वही मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, पहला तो मुंबई है और दूसरा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, पहला मुंबई का है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह। एन्नौर इज द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट ऑफ द कंट्री। कौन सा? एन्नौर। और ये एन्नौर पोर्ट भी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में ही पड़ेगा। फिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित टूटिकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। टूटिकोरिन पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। फिर अलेपी बंदरगाह केरल राज्य में है। अलेपी पोर्ट कहाँ है? केरल में। सारे पोर्ट बता दिए, याद कर लो इसको, एग्जाम में मैचिंग करने को आ सकते हैं। फिर भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस, यानी देयर आर 5 लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल हैं। कौन कौन से? एक तो दाहेज है गुजरात का, हजीरा है गुजरात का, कोची है केरल में, दाभोल है और पारदीप है ना। 5 लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल कौन कौन से? दहेज गुजरात, हजारिया गुजरात, कोची केरल, दाभोल महाराष्ट्र, पारदीप उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है वो अलंग में अवस्थित है। इंडिया लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे है? अलंग में। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में। अलंग है कहाँ? अलंग जो है गुजरात के भावनगर में। मुंद्रा पतन गुजरात राज्य में स्थित है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। कोलकाता पार स्थित हल्दिया बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण, यानी हल्दिया पोर्ट जो है कोलकाता में इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन आउटर पोर्ट, ठीक है। भारतीय नौवहन निगम की बात करें, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब बना था? 1961 में शिपिंग कॉरपोरेशन। और सेतु समुद्रम परियोजना की बात करें, ये भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एकमात्र प्रस्ताव है। यानी जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये लिंक करेगा पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो पाक स्टेट आपने देखा है ना, ये पड़ता है ना, इसको लिंक करने वाला है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। उसके बाद कह रहा है भारत में कुल 5 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा 106 राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो प्रस्तावित है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 111 हो गई, यानी टोटल 5 नेशनल वाटरवे थे भारत में। 106 नए वाटरवे को प्रपोज किया जा रहा है नेशनल वाटरवे एक्ट के द्वारा। मतलब देख रहे हो, अभी तक 5 बनाए, 2016 में एक साथ बोल दिया 106 बनाएंगे, जिससे नेशनल वाटरवे की संख्या 111 हो जाएगी, है ना। ये एक्ट आया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनलैंड शिपिंग ये पटना में है, 2004 में बनी थी। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान पटना में है, 2004 में बना। भारत ने इतने साल हो गए आज़ादी के, वाटरवेज में काम ही नहीं किया किसी भी नेताओं ने, किसी भी सरकारों ने। यहाँ पे किसी भी सरकार का चश्मा लगा के मत देखा करो किसी भी चीज़ को। हर एक सरकार की बात करने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मतलब लोप साइडेड डेवलपमेंट है। किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसी पे ही बात कर रहे हैं। पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है। एयर ट्रांसपोर्टेशन पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि गरीब तबके का आदमी भी पहुँचे, है ना। ये तो एलीट क्लास के लिए आज भी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की बात करें अगर, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, ये बना तो 1978 में एज अ यूनिट ऑफ डीजीसी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी की बात करें, फुर्सतगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एकेडमी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट फुर्सतगंज रायबरेली। अब ये भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे कुशीनगर हवाई अड्डा तो ये उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूपी के जरूर याद रखना, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, ये भी आपका लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तो यूपी के पहले तो 3 हो गए, कौन से? कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। उसके बाद केरल के आप देख सकते हो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में, कोचीन, कैलिकट, त्रिवेंद्रम, कन्नौर, है ना। पंजाब में भी श्री गुरु रामदास जी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। असम में आप देखेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार के गया में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली का तो है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तमिलनाडु के मदुरई में मदुरई हवाई अड्डा है। पश्चिम बंगाल में आपको बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखेगा। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ही है। महाराष्ट्र में नासिक हवाई अड्डा है। राजस्थान में जयपुर है। तमिलनाडु में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली भी है। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोलकाता में। फिर गुजरात के सूरत में सूरत हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। गोवा में डोबोलिम हवाई अड्डा है, डोबोलिम। तमिलनाडु में कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जम्मू कश्मीर में है। मणिपुर में इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुजरात में वडोदरा है। तेलंगाना में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कर्नाटक के मंगलौर में मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर उसके बाद टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। यानी जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में शुरू हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में हुआ था। तो एयर ट्रांसपोर्ट 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच। और वहीं 1947 की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज। 1947 में 4 ही प्रोवाइड करती थी। एक तो नेशनल एयरवेज था, है ना, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विस ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज। ये 4 थी बस, ठीक है। तो अब देखिए ये मुख्य पतन ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। जैसे कांडला पोर्ट, ये अभी आपको मैंने बताया गुजरात में कांडला पोर्ट, है ना, यानी कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कांडला पतन गुजरात में। मुंबई पतन मुंबई में ही है भाई। ये मुंबई जो है एक प्राकृतिक पतन यानी प्राकृतिक पोर्ट है और देश का सबसे बड़ा पोर्ट भी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, ये भी आपका मुंबई में पड़ता है ना। मुंबई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। भारत का विशालतम कंटेनर पतन है ना, विशालतम कंटेनर पोर्ट है ये, यानी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। उसके बाद मार्मोगांव गोवा में, अभी बताया था आपको, गोवा ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर पतन कर्नाटक में है ये, न्यू मैंगलोर। कोची पतन की बात करें, बेवान कायाल और जिसे
अरब सागर की रानी है, यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो कोची पोर्ट को अरेबियन या अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है, केरल में है ये। और कोलकाता पतन तो कोलकाता ही में है, हल्दिया में, हुगली नदी पे। हल्दिया पतन भी कोलकाता में हो जाएगा। पारदीप पोर्ट उड़ीसा में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में हो गया। चेन्नई पोर्ट ये सबसे पुराने पतनों में से एक है, ये भी कृत्रिम पतन है, ठीक है। और टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, ये भी कहाँ पे, तमिलनाडु में हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास कल शुरू होगी ट्राइब्स ऑफ इंडिया से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, कल संडे है। जितने लेक्चर 11-12 हुए हैं पूरी ज्योग्राफी के 1.25 स्पीड में लगा के एक दिन ज्योग्राफी को देके पूरा रिवीजन करिए। इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं होना है, आपको 1000 MCQ की भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जोड़ के तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस दे दिए जाएंगे, एक साथ स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, आपको MCQ की जो टॉप MCQ है उसको क्विज में प्रैक्टिस करा दी जाएगी और टेस्ट सीरीज में भी, है ना। इस सब संपूर्ण आपको बहुत ही कम प्राइजेस में मिल जाएगा। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर ही आप ये सब पाके पूरी तैयारी कर सकते हैं।